नमस्कार सभी को। दोस्तों, कभी कभी जब ये बात आप सुनते होंगे कि कोई कह रहा है कि सत्ता में भले मोदी जी हैं लेकिन सरकार राहुल चला रहे हैं, क्योंकि जो राहुल जी कहते हैं वो अल्टीमेटली मोदी जी करते हैं, तो आपको लगेगा ऐसा कहने वाला कांग्रेसी होगा या राहुल का सपोर्टर होगा। पर हकीकत ये है कि जैसे जैसे मोदी जी की तीसरी टर्म आगे बढ़ रही है ना, उसमें बस केवल एक काम हो रहा है, राहुल गांधी की स्थिति लगातार मजबूत होते जा रही है। और जिस भाजपा को, जिस अमित शाह को नैरेटिव सेट करने का और मैनेजमेंट का एक्सपर्ट माना जाता था, वो अब हर जगह राहुल गांधी से और इंडिया गठबंधन से लगातार पीछे होते चले जा रहे हैं। अब ताजा किस्सा आप ले लो उपराष्ट्रपति चुनाव का। जैसा कि आपको पता है, जगदीप धनखड़ साहब ने अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया और बहुत ही अनएक्सपेक्टेड तरीके से इस्तीफा देके स्वास्थ्य कारण बता के गायब हो गए हैं। तो कुर्सी तो खाली है और कुर्सी पे किसी ना किसी को बैठाना है, उपराष्ट्रपति का चुनाव होना है। तो बीजेपी ने और मोदी और शाह जी ने ये सोचा कि किसी ऐसे कैंडिडेट को खड़ा करते हैं जिससे एक तीर से दो निशाने लग जाएं। एक तो धनखड़ साहब की तरह वफादार इंसान मिल जाए जो कॉन्स्टिट्यूशन से ज्यादा बीजेपी के प्रति वफादार हो, और दूसरा ये हो कि इस उपराष्ट्रपति के चुनाव के जरिए इंडिया गठबंधन में भी थोड़ा सा फूट डाल दिया जाए। तो इन्होंने एक ऐसे इंसान का नाम आगे किया जो आरएसएस का कार्यकर्ता रह चुका है और महाराष्ट्र और झारखंड जैसे राज्य का मोदी जी उसको गवर्नर बना के उसकी लॉयल्टी भी चेक कर चुके हैं। लॉयल्टी शब्द को आप इतने हल्के में मत लीजिए, क्योंकि धनखड़ साहब ने लॉयल्टी का जो मानक सेट किया है ना, कम से कम उससे ऊपर का कैंडिडेट तो चाहिए ही था। तो उस कैंडिडेट का नाम है सीपी राधाकृष्णन। सीपी राधाकृष्णन जी को एनडीए की ओर से उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित किया गया है। हालांकि मैं बस आपको एक एडिशनल जानकारी ये दे दूं कि राधाकृष्णन जी जब झारखंड के गवर्नर हुआ करते थे, उसी समय झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई थी और गिरफ्तारी के बाद हेमंत सोरेन ने यह कहा था कि उनकी गिरफ्तारी के षड्यंत्र में राजभवन भी शामिल है। राजभवन यानी राज्यपाल, और राज्यपाल मतलब यही अपने सीपी राधाकृष्णन, वर्तमान समय में एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार। खैर, तो बीजेपी की सोच ये थी कि अगर सीपी राधाकृष्णन जो कि तमिलनाडु के रहने वाले हैं उनको उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाएगी तो डीएमके जो है, जो कि इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, उसके लिए एक धर्म संकट की स्थिति खड़ी होगी। क्योंकि अगर डीएमके इंडिया गठबंधन में रहते हुए सीपी राधाकृष्णन को सपोर्ट करता है तो ये खबर चलाई जाएगी कि इंडिया गठबंधन में दरार पड़ रहा है, और अगर सपोर्ट नहीं करता है तो ये नैरेटिव सेट किया जाएगा कि एक तमिलनाडु के इंसान को वहां की डीएमके पार्टी सपोर्ट नहीं कर रही है, यानी तमिलनाडु की अस्मिता के साथ, साउथ की अस्मिता के साथ डीएमके नहीं खड़ी है। अब अगर आप इसको पहले के नजरिए से देखेंगे तो आपको लगेगा कि क्या मोदी जी ने मास्टर स्ट्रोक चलाया, कि एक ही साथ कई सारे काम हो गए। एक तो धनखड़ जी की तरह मोदी जी को फिर से एक लॉयलिस्ट इंसान मिल गया जो संघ से आता है और कट्टर भाजपाई वाली विचारधारा है और मोदी जी की भक्ति में एकदम लीन है। आप उनके ट्वीट से भी वो चीज देख सकते हैं। दूसरा यह है कि इंडिया गठबंधन में दरार डालने का एक मौका मिल गया, और तीसरा यह है कि राधाकृष्णन जी आते तो साउथ से हैं, तो चंद्रबाबू नायडू समेत जितनी भी साउथ की पार्टियां हैं वो बीजेपी के कैंडिडेट को सपोर्ट करेंगी, क्योंकि ये चीजें अक्सर देखी गई हैं कि क्षेत्रीय पार्टियां जनरली उसी को सपोर्ट करती हैं जो उनके क्षेत्र से आता है, खासकर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति जैसे चुनाव में। लेकिन ये सब आपको मास्टर स्ट्रोक तभी तक लगेगा जब तक आप विपक्ष के पत्ते नहीं देख लेते हो, क्योंकि जब आपको एक बार पता चलेगा कि विपक्ष ने जिस कैंडिडेट को उतारा है दरअसल वो बीजेपी की नींद उड़ा रहा है, वो अमित शाह की जो चाणक्य नीति है उसके सामने बहुत भारी पड़ रहा है। क्योंकि मोदी जी ने और अमित शाह ने टारगेट किया था इंडिया गठबंधन के डीएमके को, तो विपक्ष ने टारगेट कर लिया मोदी जी की बैसाखी यानी चंद्रबाबू नायडू को, क्योंकि विपक्ष ने मैदान में उतारा है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस रह चुके बी सुदर्शन रेड्डी को। इनकी खासियत सुनिए आप, ये आते हैं आंध्र प्रदेश से, यानी चंद्रबाबू नायडू के स्टेट से, और केवल आंध्र प्रदेश से नहीं आते, ये चंद्रबाबू नायडू के अच्छे और पुराने दोस्त भी हैं। वकालत के समय से चंद्रबाबू नायडू से इनकी दोस्ती है। इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया ना कि अब ऐसा लग रहा है पूरा विपक्ष और खासकर राहुल गांधी ये चीज समझ चुके हैं कि मोदी और शाह को कैसे हैंडल करना है। क्योंकि अब आप ये बात सोचो, धर्म संकट में तो चंद्रबाबू नायडू पड़ गए हैं, क्योंकि एक तरफ मोदी जी को सपोर्ट करना है, उनका आदमी है सीपी राधाकृष्णन, दूसरी तरफ उनके ही स्टेट का एक आदमी खड़ा हुआ है जो उनका दोस्त भी है, जिसकी जो छवि है वो ऐसे कोई कट्टर संघी या भाजपाई वाली नहीं है, काफी सेकुलर और काफी प्रोग्रेसिव जज रह चुके हैं जस्टिस रेड्डी। अगर आपको ये लग रहा है कि यार नायडू जी तो मोदी जी को सपोर्ट करते हैं, उन्हीं के दम पे मोदी जी की सरकार टिकी हुई है, 16 सांसदों का सपोर्ट उन्होंने मोदी जी को दिया हुआ है, तो फिर उपराष्ट्रपति के चुनाव में भी जाहिर सी बात है मोदी जी को सपोर्ट करेंगे। पर यहाँ पे एक दिक्कत है, उपराष्ट्रपति का चुनाव जो होता है वो सीक्रेट बैलेट से होता है, मतलब किस सांसद ने किसको वोट दिया ये किसी को नहीं पता होता। तो टीडीपी, उनके सांसद चंद्रबाबू नायडू भले ही खुले तौर पर मोदी जी का साथ दें, लेकिन वोटिंग बूथ पे क्या होगा ये किसी को नहीं पता।
जैसा कि अभी आपने कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब के चुनाव में देखा भी था कि अमित शाह जिस कैंडिडेट को डायरेक्टली सपोर्ट कर रहे थे वो कैंडिडेट हार गया, क्योंकि एनडीए के काफी सांसदों ने अमित शाह के खिलाफ जाके वोटिंग की थी। तो क्या उपराष्ट्रपति का चुनाव भी उसी दिशा में बढ़ रहा है जिस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब का चुनाव हुआ था? देखिए, बात यह है कि जब से इंडिया गठबंधन ने रेड्डी सर को अपना कैंडिडेट नियुक्त किया है, एक चीज तो क्लियर है कि अमित शाह के लिए, बीजेपी के लिए ये जो चुनाव है ये एक केक वॉक नहीं होगा। भले ही ये लोग ये इलेक्शन जीत जाएं, लेकिन डर तो इनको लगेगा ही कि पता नहीं लास्ट मोमेंट तक जब तक जीत ना जाएं क्या नहीं हो सकता। और वहीं इंडिया गठबंधन के पास हारने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि जब आप मेजॉरिटी में नहीं है तो जाहिर सी बात है आपका कैंडिडेट जो है वो जीतेगा भी नहीं। लेकिन अगर कुछ अनएक्सपेक्टेड हो जाता है, बहुत सारे सांसद इधर से उधर हो जाते हैं, एनडीए में अगर क्रॉस वोटिंग हो जाती है, तो उस केस में आप देखोगे बीजेपी की बहुत फजीयत होगी। और एक ओर से लगातार ये खबर आ ही रही है कि जो रेवंत रेड्डी हैं, तेलंगाना के मुख्यमंत्री, जो कि कांग्रेस पार्टी के हैं, वो लगातार टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू से संपर्क में हैं। यहां तक कि राहुल गांधी की जो बातचीत की खबर आ रही है चंद्रबाबू नायडू से, उसके मुख्य सूत्रधार भी रेवंत रेड्डी ही माने जा रहे हैं। और अब जब इंडिया गठबंधन ने जस्टिस रेड्डी को अपना उम्मीदवार नियुक्त किया है, तो इसको तेलुगु अस्मिता से भी जोड़ के देखा जाएगा। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी खुल के अपील कर रहे हैं कि जैसे बंगाल अपने नेता प्रणब मुखर्जी के पीछे खड़ा हुआ था, जैसे महाराष्ट्र प्रतिभा पाटिल के पीछे खड़ा हुआ था, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को भी जस्टिस रेड्डी के सपोर्ट में खड़ा होना चाहिए। आप एक चीज को समझिए कि उपराष्ट्रपति का चुनाव जीतना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, लेकिन अगर ये चुनाव जीतने के लिए भी बीजेपी को संघर्ष करना पड़ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि चंद्रबाबू नायडू कभी भी पलटी मार सकते हैं। क्योंकि ये बात आप समझ लो कि नायडू का बीजेपी के साथ कोई वैचारिक गठजोड़ नहीं है। जहां बीजेपी की छवि एक कट्टर हिंदुत्व वाली है, वहीं पे जो टीडीपी है वो पूरी तरीके से सेकुलर पार्टी है। और चंद्रबाबू नायडू का मोदी जी को जो सपोर्ट दिया गया ना, वो बस हालात ऐसे हैं, परिस्थितियां ऐसी हैं जिस पर ये गठबंधन टिका हुआ है। इसलिए ये उपराष्ट्रपति का चुनाव एनडीए गठबंधन की भी अग्नि परीक्षा लेगा। खैर, क्या सोचते हैं आप इस टॉपिक के बारे में, लिखिए अपनी राय कमेंट बॉक्स में। और आपको क्या लगता है भारत का अगला